अभी हम पढ़ेंगे जेनाइटल ऑर्गन प्रोलैप्स। इसको हम पढ़ेंगे ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में नहीं, गोल्डन कलर में पढ़ते हैं। चलो, जेनाइटल ऑर्गन प्रोलैप्स जो है वो जेनाइटल ऑर्गन प्रोलैप्स में पहले जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस है, ये अलग से एक वीडियो है, वीडियो नहीं है, अलग से एक चैप्टर है जो टीचर पढ़ाया है, तो वो टीचर से जाकर पढ़ो। ये मुझे नहीं आता, मुझे आता है बट ठीक है, मुझे नहीं आता है। ये लिगामेंट सपोर्ट वगैरह जो है, राउंड लिगामेंट, ये सब चीज़ें जो है समझना पड़ेगा। ये फ़ोटो देख देख के समझना पड़ेगा जो टीचर ने अपने को समझाया है। तो जिस भी टीचर से कर रहे हो पहले इसको पढ़ लो। ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, बता पाऊँगा, बट यहाँ से बताऊँगा कॉज ऑफ प्रोलैप्स, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। लेकिन इस चीज़ को, इस वीडियो को आगे देखने से पहले ये चीज़ों, ये जो भी चीज़ें हैं ना, इस पर एकदम 100% ग्रैस्प होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक बार तो वीडियो देखो, उसके बाद ही यहाँ पर अब देखो इस वीडियो को। ठीक है, जाना है वापस, जा सकते हो। जाना है, चले गए, नहीं गए, हो क्या अभी भी? चलो ठीक है, फिर पढ़ते हैं। एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर। ओके, कॉज ऑफ प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्यों हो रहा है? पहला, एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर। एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर जो है क्यों होता है? अर्ली बियरिंग डाउन, नहीं तो प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अर्ली रिजम्पशन ऑफ वर्क। अर्ली रिजम्पशन ऑफ वर्क मतलब कि एक जो है ना, एक एक अभी है, आगे है, एक टाइम पीरियड होना चाहिए डिलीवरी के बाद जब तक तुम्हें घर पे रेस्ट करना है। लेकिन अब हो सकता है सिंगल मदर हो, पैसे की ज़रूरत है, डिलीवरी के लिए बहुत खर्चा हो गया, पैसा नहीं बचा है, सो वो लोग पहले ही चले जाते हैं काम पे, जो भी उनका काम है। अगर फिज़िकल वर्क है, अगर लेबर वगैरह का काम है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। वो सब करने की वजह से प्रोलैप्स होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना बॉडी बहुत फ्रेजाइल होता है, एज वेल एज जो भी ऑर्गेन्स होते हैं ना, ऑर्गेन्स मतलब ये जो यूट्रस वगैरह है, वो सब तो पहले बड़ा हो जाता है ना प्रेगनेंसी में, तो वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। जितने भी जो मसल्स वगैरह है वो धीरे धीरे नॉर्मल साइज़ में आ रहे हैं, तो टाइम लगता है। तो लेकिन चला जाता है, अब क्या कर सकते हैं। या फिर मल्टीपैरेटी, कुछ ज़्यादा ही पेट में बच्चे हो गए हैं। ये ऐसे 2 या 3 बच्चों का नहीं है मल्टीपैरेटी, ये मतलब लगभग पहले के ज़माने में जैसे 8, 10, 12 होते थे। उसके बाद दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मतलब जो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो होते हैं बॉडी के अलग अलग, तो वो चीज़ फिर यूट्रस और यूट्रस के मसल्स को भी तो अफेक्ट करेंगे ना। बॉडी के अलग मसल्स को जो अफेक्ट कर रहा है वो यूट्रस के बॉडी को भी करेगा, यूट्रस के मसल को भी करेगा। वैसा स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा जो है वो हम लोग न्यूरोलॉजी में आई गेस पढ़ेंगे। स्पाइना बाइफिडा में भी होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक एरिया गायब हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ से ऐसे करके निकलता है, जिसको मेनिंजोसील वगैरह बोलते हैं। उसमें अगर न्यूरल बंडल्स भी आ गए तो स्पाइनल बाइफिडा का मतलब कि यहाँ पर दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में गैप नहीं है, इंटरवर्टेबल डिस्क नहीं है, वगैरह वगैरह, बताइए क्या होता है। तो उसी का है ये वाला। या फिर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर इन कंडीशन सच एज एसाइटिस, पेट में पानी हो गया, क्रॉनिक कफ एब्डोमिनल मास, तो उन सब चीज़ों की वजह से इवन इफ वो प्रेग्नेंट ना भी हो बट स्टिल पेट जो है वो भारी हो गया है ना, पेट भारी हो गया है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसके वजह से जो भी जो उसके मसल्स हैं जो उसको पकड़ के रख रहे हैं, वो मसल्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मसल्स में भी क्रैम्प आ रहा है, या जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके वजह से प्रोलैप्स होता है। ठीक है, तो इसमें मेन है एब्डोमिनल कंडक्ट ऑफ लीवर, ये मोस्टली कॉज करता है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। अर्ली बियरिंग डाउन। अर्ली बियरिंग डाउन मतलब कि अगेंस्ट पार्टली डायलेटेड सर्विक्स। सर्विक्स का भी एक होना चाहिए ना, 4 सेंटीमीटर का डायलेशन होना चाहिए तभी बच्चा निकल जाए। बट यहाँ पर क्या है कि लीड्स टू सर्वाइकल स्ट्रेचिंग एंड इलोंगेशन एंड सर्वाइकल डिसेंट, सर्विक्स भी नीचे गिरने लगता है। तो उसके वजह से जो स्ट्रेचिंग है ना, जो लिगामेंटल सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो है वो प्रोलैप्स हो जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर पाते। फिर प्रोलैप्स जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के 3 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो उसमें से जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब कि जब से पेन चालू होने से लेकर डिलीवरी तक, ये मूवमेंट को सेकंड फेज ऑफ लेबर बोलते हैं। तो इस टाइम पे अगर ज़्यादा ही पेन हो रहा है लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सी सेक्शन नहीं करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी ही करना है, तो एक ड्यूरेशन होता है। तो जो प्राइमी होते हैं, प्राइमी के लिए 1 आवर होता है, मैक्सिमम 2 आवर तो जा सकते हैं, और मल्टी जो है उसके लिए आधा घंटा, हाफ एन आवर होता है, तो उसमें मैक्सिमम 1 आवर जा सकते हैं। लेकिन होते हैं अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नहीं तो फिर रहते हैं पुराने ज़माने के लोग कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना है, पैसा नहीं है सर्जरी के लिए वगैरह वगैरह, तो इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें जो है ना, एक लेवाइटर एनाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है मसल है,
उसमें न्यूरोनल इंजरी हो जाता है, न्यूरॉन्स का इंजरी हो जाता है, उसके वजह से वो सीधा का सीधा प्रोलैप्स होता है। और ये प्रोलैप्स कब होता है पता है? ये प्रोलैप्स उस टाइम पे नहीं होता जब प्रेगनेंसी है, जब बच्चा पैदा हो रहा है, उस टाइम नहीं होता। ये कब होता है? ये मेनोपॉज के टाइम होता है। मेनोपॉज के टाइम पे जब ईस्ट्रोजन जो है वो जब गिर जाता है ना, कम हो जाता है, उस टाइम पे जो मसल्स है, जो नॉर्मली मेनोपॉज में पढ़ा है कि ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से मसल्स को भी नहीं मिलता है ज़्यादा पावर, तो मसल्स गिर जाते हैं, मतलब ये होता है, प्रोलैप्स होता है। तो यहाँ पर क्या है कि गुड इंस्ट्रूमेंट प्रिवेंट प्रोलैप्स, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट कॉजेज प्रोलैप्स। ओके, उसके बाद अर्ली रिजम्पशन ऑफ वर्क। हाँ ये देखो 6 वीक्स ऑफ पुरपुरियम, ये पुरपुरियम, हाँ ये पुरपुरियम के ऊपर ना एक क्वेश्चन है। पुरपुरियम क्या होता है कि जब से डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने से लेकर ना 6 वीक्स लगता है एक शरीर में नॉर्मल जो उसका जो यूट्रस वगैरह जो है उसको साइज़ आने में, नॉर्मल जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, उसका जो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जो जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें होती है, वो सब चीज़ों को आने में एटलीस्ट 6 वीक लगता है नॉर्मल में आने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर वो काम पे चली जाए तो प्रोलैप्स होने का चांसेस है। और एक और चीज़, ये परपोरियम जो है ना, ये अपन पीएसए में भी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम 42 डेज़, उसमें 6 वीक्स नहीं लिखा रहता, उसमें 42 डेज़ लिखा रहता है। 42 डेज़ वाला में है कुछ तो, एएनएम जीएनएम वाला मैटर है ना, आंगनवाड़ी वाला, उसका कुछ तो है कि कितना एंटीनेटल नहीं सॉरी पोस्ट नेटल विजिट्स होता है, 4 होता है, WHO के हिसाब से 8 होता है, वो सब चीज़ें। तो उसमें यही है पोर्पोरियम, इसी का ही पूछते हैं। एज वेल एज इसका एक क्वेश्चन आया था मेरे को, ये INICT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना प्रेगनेंसी में, ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, 9 महीने का टोटल होता है, तो 3 ट्राइमेस्टर, एज पता है तुम लोग को वो चीज़। बट एक क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि 4th ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं। अब मेरे दिमाग में है कि 4th ट्राइमेस्टर कैसे हो सकता है कोई भी चीज़, और ट्राइमेस्टर लिखा है, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीना, 3 महीना का मतलब कितना हो गया, 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो 3 महीने में हो गए 12 हफ्ते, 12 वीक्स। पता है पुरपुरियम इज ऑल्सो नोन एज 4th ट्राइमेस्टर। अब किस हिसाब से बोलते हैं मुझसे मत पूछना, बट बोलते हैं। अगर भरोसा नहीं है गूगल जाके देख लो, क्योंकि मैंने भी गूगल ही देखा था, मुझे भी भरोसा नहीं था जब आया था क्वेश्चन। पुरपुरियम इज ऑल्सो नोन एज 4th ट्राइमेस्टर, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज 4th ट्राइमेस्टर। परपुरियम था, फिर क्या क्या था, और भी थे चीज़ें थे, बट परपुरियम था। ओके अब स्ट्रॉस क्लासिफिकेशन, ये इस साल का 2020 के जनवरी का क्वेश्चन है। उसमें था, उसमें ये स्टेज वगैरह कुछ भी नहीं था, ये स्टेज उल्टा पूछा था। उसमें था कि एक वुमेन है, उसका ये हो गया, प्रोलैप्स हो गया, और प्रोलैप्स में उसका जो सर्विक्स है वो सर्विक्स बाहर निकला हुआ है। तो बताओ वो कौन सा ये है स्टेज कौन सा है। और ऐसा भी नहीं था कि हाँ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, क्या थे वो लोगों ने, पता है कैसे लिखा था, उन्होंने लिखा था स्टेज 2 ऑफ शॉ क्लासिफिकेशन, स्टेज 1 ऑफ एम्स्टल क्लासिफिकेशन, स्टेज 3 ऑफ शॉ क्लासिफिकेशन, स्टेज पता नहीं और एक कुछ तो था ऑफ समथिंग क्लासिफिकेशन। ऐसा आंसर क्या होगा, सर्विस जो है वो आउटसाइड रहा, तो स्टेज 3 ऑफ शॉ क्लासिफिकेशन। और मुझे पता नहीं क्यों बट अंदर से फीलिंग आ रहा है कि ये मेरा गलत हुआ है, बिकॉज मैं कम्प्लीटली ब्लैंक था कि क्या पूछ लिया। सो अब अगर पीजी में पूछेगा तो मैं ब्लैंक नहीं रहूँगा, बट स्टिल तुम लोग ये पढ़ लो कि स्टेज 1 उसमें क्या है कि सर्विक्स जस्ट बिलो द नॉर्मल लेवल, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसमें जो नॉर्मल जो सर्विक्स का लोकेशन होता है ना वो ऐसा है, इधर है, ये है नॉर्मल सर्विक्स का लोकेशन। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, ये जितना भी है यहाँ पर इतना होना चाहिए था नॉर्मल, अब ये जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा सर्विक्स हो गया। तो ये स्टेज 1। स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 में क्या है, सर्विक्स एट द इंट्रोइटस मतलब ये दरवाजे के पास, जो ये नॉर्मल स्किन है मतलब नॉर्मल जो वजाइना का जो एंट्री है, यहाँ पर आगे बैठ गया है। तो ये हो गया स्टेज 2। स्टेज 3 में सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स बाहर निकला, ये यूटेरस जो है अभी भी है, सिर्फ सर्विक्स वाला जो पार्ट है ना वो सर्विक्स वाला पार्ट बाहर निकला है। तो वो हो गया स्टेज 3 जो MCQ था, इस बार का PYQ था। और स्टेज 4 में ये यूट्रस भी बाहर निकल गया पूरा, प्रोलैप्स, POPQ, ठीक है। तो ये 4 स्टेज है, इन चारों स्टेजेस को
याद कर लेना। और उसके बाद है पॉप क्यू। पॉप क्यू का फुल फॉर्म है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन सिस्टम। बस इतना याद रखना है, फुल फॉर्म ही आता है और कुछ नहीं आता। इसका जो सिर्फ है ना, इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही क्वेश्चन में आया आज तक, क्योंकि और कुछ पूछने जैसा है ही नहीं इसमें। उसके बाद हो गया पार्ट्स ऑफ प्रोलैप्स। एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे तो यूरेथ्रोसील, सिस्टोसील, यूटेरस, रेक्टोसील और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल होता है। ठीक है, ये तो बस याद रखना है। ओके, अब देखो, ये ब्लैडर है, ये रेक्टम है, मतलब ये हो गया बैक वाला पोजीशन पीछे, ठीक है, और ये हो गया फ्रंट वाला पोजीशन, ठीक है। अब ये सिस्टोसील जो लिखा है, ये सिस्टोसील, और ये जो रेक्टोसील, ये रेक्टोसील और सिस्टोसील किस चिड़िया का नाम है पहले वो पता करो। सिस्टोसील का मतलब क्या होता है ना, जो नॉर्मल हर्निया सुना है, हर्निया जो होता है ना, हर्निया में क्या होता है, जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, वो एक वॉल होता है, एब्डोमिनल वॉल, उसको पार करके निकल आता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन हर्निया, इंग्विनल हर्निया, जो भी हर्निया है। ये काइंड ऑफ ना, इसको हर्निया ही समझो। इसमें क्या होता है ना कि जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है, जो ब्लैडर को पकड़ के रखता है कि वो ये जो यूटेरस है वो यूटेरस के इधर ना आए, मतलब यूटेरस को ना प्रेस करे, टू बी कंसाइज, कि इसको प्रेस ना करे। यहाँ पर एक वॉल है जो इसको रोक के रखा है, और यहाँ पर एक पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है जो रेक्टम को रोक के रखा है। अब क्या होता है ना, जब प्रोलैप्स होता है या जब ये जो वीक हो जाता है ना, जब एंटीरियर वेजाइनल वॉल अगर वीक हो गया, तो वीक होने से क्या हो गया कि वो ब्लैडर को रोक नहीं पा रहा है, तो ये ब्लैडर क्या होता है ना, वो आके यहाँ पर इसको प्रेस करने लगता है। तो इसको प्रेस करने के चक्कर में क्या होता है, अगर सोच उस टाइम पे अगर बच्चा आ गया तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो ये क्या इसको प्रेस करेगा, यही इसको पूरा प्रेस कर देगा कि ले तू मेरे को दबाएगा, मैं ही तेरे को दबा दे रहा। और ये सिस्टोसील बोलते हैं, इस चीज़ को सिस्टोसील बोलते हैं, कि जब जो ब्लैडर का जो पार्ट है, जब वो एंटीरियर वेजाइन नॉट वेजाइन है, क्या है, यूट्रस, जब एंटीरियर, हाँ सॉरी, एंटीरियर वेजाइनल वॉल को अगर क्रॉस करके यूट्रस को दबाए तो क्या होगा, जब इधर दबाएगा तो यहाँ भी खून का कमी हो जाएगा, यहाँ दबाएगा तो यहाँ भी खून का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब जो वेन्स है वो दब जाएंगे, वेनस कंजेशन जिसको बोलते हैं। तो सिस्टोसिल में क्या होता है, डिफिकल्ट इन इनिशिएशन, मिक्चुरेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इन्फेक्शन, स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह होगा, मतलब ऐसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहेगा बहुत देर तक, तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा ना। यूरिन रहता है ना यहाँ पर, ब्लैडर में तो यूरिन रहता है, यूरिन जो है वो बहुत देर तक रहने से स्टोन वगैरह वो सब चीज़ें होती है। और रेक्टोसिल जो है, रेक्टोसिल मतलब ये रेक्टम का पार्ट अगर इधर दबाने लगा तो, ठीक है, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को, तो उसमें फिर फेलिकोट फॉर्मेशन होता है, फेकोलिथ, लिथ मतलब होता है स्टोन, और फेको मतलब फिकल मैटर का स्टोन जो भी है उसको बोलते हैं। एक ये पिसेरी जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो होता है ना, मतलब यूरिन का जो इनकॉन्टिनेंस वाला जो मैटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो ये वाला चीज़ जो है वो उसमें वीडियो में अच्छे से बताया, बट इतना याद रखो कि यूरिन के इनकॉन्टिनेंस के टाइम, अगर यूरिन का इनकॉन्टिनेंस हो, मतलब वो सिस्टोसील वाला मैटर अगर हुआ, हाँ, तो पेसरी देते। ये पेसरी देने से क्या होगा, ये पेसरी क्या कर रहा है ना, ये पेसरी इसको इधर से एंटीरियर वेजाइनल वॉल की तरह काम कर रहा है, जो इसको ना इसके साथ चिपकने नहीं दे रहा, मतलब वो प्रॉब्लम जो दब रहा था ना, एक दूसरे को जो दबा रहे थे, वो नहीं होगा, ये बीच में आ जाएगा कि नहीं भाई तू अपना अपना काम करो। अदर कॉम्प्लिकेशन क्या है, वेनस कंजेशन होगा ड्यू टू वेजाइनल बैंड कॉजिंग डीऑक्सीडेटेड यूटेरस। उसके बाद डिकोब्यूटस या डिपेंडेंट अल्सर ड्यू टू वेनस कंजेशन, हाँ वेनस कंजेशन, ये वेनस कंजेशन वाला वही चीज़ जो मैंने बोला कि सिस्टोसील जो है वो क्या कर रहा है, वो जाके दबा रहा है ना इसको, यूटेरस को, तो दबाने से उसका भी खून का जो ये है फ्लो है, वो फ्लो बंद हो जा रहा है। तो वो फ्लो बंद होने की वजह से, एक सेकेंड, हाँ, फ्लो बंद हो जा रहा है, तो फ्लो बंद होने की वजह से वहाँ पर डिकोबिटस अल्सर, मतलब अल्सर हो जा रहा है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में है, आगे है। इसमें बस इतना याद रखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इसका क्वेश्चन भी है आगे दिखाऊंगा, बट इतना याद रखो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होता है। ओके फाइन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होता है सिस्टोसिल होने से, डेट्स इट। इसमें 110 डिग्री का एंगल बन जाता है जो नॉर्मल 80 डिग्री होता है। छोड़ो, बता ही देता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब ना, अगर किसी फीमेल में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो तो वो अगर कफ करेगी, वो अगर लाफ करेगी, जहाँ भी अपने पेट में थोड़ा सा भी, एब्डोमेन में थोड़ा सा भी ये प्रेशर आया, ठीक है, हंसने पे, खांसने पे, तो उस टाइम पे ना उसका पेशाब निकल जाएगा।
वो यूरिनेट कर देगी। ऐसे यूरिनेट मतलब यूरिनेट नहीं, ऐसे निकल जाएगा। फिर उसको लगेगा अरे, ऐसे नॉर्मल हंसते हुए किसी का यूरिन निकल जाए तो और ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन ये होता क्यों है, वो क्वेश्चन है। इसके होने का रीज़न जो है ना वो मोस्टली है हिस्टेरेक्टोमी। अब ये हिस्टेरेक्टोमी क्यों हो रहा है, क्यों करता है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट इतना याद रखो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, निकल जाना, कंट्रोल ना रहना। क्योंकि ये ऐसा टेढ़ा रहता है तो ये ना ऐसे निकल नहीं पाता, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमना पड़ता है। इसलिए जब हंसते वसते हैं ना तो ये थोड़ा दब जाता है, मसल ऐसे दबा देता है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब क्या है ना, सीधा हो गया तो दबा नहीं पा रहा है, तो सीधा है तो ग्रेविटी की वजह से धाड़ धाड़ निकल जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ प्रोलैप्स, फिजियोथेरेपी करो, प्रिवेंशन ऑफ अदर कॉज करो, छोड़ो ना। ट्रीटमेंट में पहला है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी विद पेल्विक फ्लोर रिपेयर। ओके, तो ये किसका है, ये ट्रीटमेंट किस चीज़ का है, ये वो सिस्टोसील और उसका नहीं है, ये प्रोलैप्स का है। जो हमने वो शॉ क्लासिफिकेशन का जो पढ़ा था ना, शॉ क्लासिफिकेशन 1 2 3 4, वो उसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो एल्डरली वुमेन में है। एल्डरली वुमेन में क्या है, वार्ड एंड मेयो ऑपरेशन। तो ये वाला जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा गया था एमसीक्यू में कि वार्ड एंड मेयो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो वार्ड एंड मेयो प्रोलैप्स में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो ब्लैडर है और रेक्टम है उसको रिपोजिशन करते हैं और वॉल्ट को बंद कर देते हैं और हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि पेल्विक फ्लोर जो है उसको रिपेयर करते हैं। एंटेरियल कोल्फोरेफी और पोस्टीरियर पेरिनोरेफी, ये दोनों चिड़िया है क्या। एंटीरियर कोल्फोरेफी मतलब ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल को भी सील कर दिया, मतलब इसको और जो है टाइट कर दिया, पीछे से सपोर्ट दिया और इसको भी सपोर्ट दिया, क्योंकि इनको काट के फेंक दिया है। हिस्टेरेक्टोमी हो गया ना, हिस्टेरेक्टोमी मतलब ये तो गया तो इनको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि तुम लोग जो है ना सीधा ये ना कर दो, हर्निया ना कर दो। अब तो तुम सिस्टोसील या रेक्टोसील नहीं करोगे, अब सीधा तुम हर्निया कर दोगे। तो इसलिए इसको पूरा का पूरा ये कर देते हैं, भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं मतलब सपोर्ट के लिए। तो मेयोज ऑपरेशन वही होता है कि इसको निकाल के फेंको और इन दोनों को सपोर्ट दे दो। लेकिन किंतु परंतु एक प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है। जो कॉम्प्लिकेशन होता है यूजुअल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरेक्टोमी, वो जो हिस्टेरेक्टोमी किया ना मेयो ऑपरेशन से, तो हिस्टेरेक्टोमी में क्या हो जाता है ना कि इसमें ना वॉल्ट प्रोलैप्स हो जाता है। वॉल्ट प्रोलैप्स कब होता है, 3 से 4 महीना आफ्टर मेयो सर्जरी। तो ये वॉल्ट प्रोलैप्स का मतलब क्या है कि इसमें ये होता है ड्यू टू एंटेरोसिल। अब एंटेरोसिल किस चिड़िया का नाम है, एंट्रोसिल का मतलब क्या है, एंट्रोसिल, ये एंट्रो वर्ड समझ के क्या लग रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ तो ब्लैडर है, यहाँ रेक्टम है, यहाँ क्या है, यहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहीं ना कहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी एक वॉल चाहिए होगा जो यहाँ पर इस जगह पर फोर्स ना दे, तो यहाँ पर भी एक वॉल होता है। लेकिन जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर इधर से एक फोर्स आ रहा है, अगर इधर से एक फोर्स आ रहा है और इधर से एक फोर्स आ रहा है, तो जो ज़्यादा फोर्सफुल है वो इस चीज़ को कैंसिल कर देगा और वो आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब इधर से अगर मैं तेरे को धक्का दे रहा हूँ और जैसे तू धक्का दे रही है, तो कौन गिरेगा, कौन सामने वाले को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि जब जिस मोमेंट पे ये सिस्टोसील या रेक्टोसील होता है, तो इनका जो प्रेशर है इतना ज़्यादा होता है ना कि इधर ऑपोजिट प्रेशर लगने लगता है, तो इसलिए ये नहीं क्रॉस करते इनको। ठीक है, लेकिन जब वो मेयोज ऑपरेशन किया और मेयोज ऑपरेशन में यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बैरिकेड और एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब ये अब नहीं फेंक ये कर रहा, फोर्स दे रहा, तो अब जो ये एंटेरोसील है, अब इसको तो कोई नेगेटिव फोर्स देने के लिए बचा नहीं, लेकिन इसका जो ये वॉल है, वो ये वॉल ऑलरेडी ख़राब था, वो हमको पता नहीं था, ये इसके वजह से नहीं हो रहा। बट ये ऑलरेडी जब अगर किसी का वॉल ख़राब रहा और एंटेरोसील है, बट जस्ट बिकॉज कि यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी एक जगह से फोर्स की वजह से, जो अपोजिट फोर्स की वजह से ये रुक रहा था, बट अब जस्ट बिकॉज कि मेयोज ऑपरेशन में इन दोनों को बंद कर दिया, तो ये खुला सांड हो गया और ये अब इधर फोर्स देने लगा। और ये तो ऑलरेडी निकल चुका है, ये तो हिस्टेरेक्टोमी है, तो इसको तो भूल जाओ, ये सीधा का सीधा स्किन में या जो भी है वहाँ पर पार्ट पुर जाए, वहाँ पर फोर्स दे रहा है।
तो उसके वजह से सीधा का सीधा वो प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स मतलब वॉल्ट प्रोलैप्स हो जाता है। वॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये जो नॉर्मल पेल्विक ऑर्गन और जो भी चीज़ है ना, वो सीधा प्रोलैप्स होने लगता है। क्यों? क्योंकि एंट्रोसील के वजह से। और एंट्रोसिल थ्रू पेरिटोनियल डिफेक्ट, जो पेरिटोनियम होता है ना, अपना पेट में पेरिटोनियम होता है, वो पेरिटोनियल डिफेक्ट की वजह से होता है। और इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज बीइंग अ नेग्लेक्टेड एंट्रोसिल। इसका प्रिवेंशन है हाई लाइगेशन, ठीक है, जो भी है, बट ये नेग्लेक्टेड एंट्रोसिल के वजह से, मतलब अपने को ना, जब भी आप ये चीज़ याद रखो कि जब भी मेयोनीज वाला मेयो वाला जो ऑपरेशन करो तो एंट्रोसिल भी चेक कर लिया करो, कि क्या पता उसका एंट्रोसिल भी हो। उसके बाद अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होता है प्रेजेंट बाय 2 to 3 वीक्स ऑफ सर्जरी ड्यू टू इम्प्रॉपर एंटीरियर वॉल रिपेयर कॉजिंग यूरेथ्रल प्रोलैप्स लीडिंग टू स्ट्रेटनिंग ऑफ यूवी एंगल। ओके, बोल तो दिया, होता क्या है सुनो, यहाँ दिखाता। एक चीज़ समझो, यहाँ पर एंटीरियर वॉल है, ठीक है। अब एंटीरियर वॉल जो है, यहाँ पर अपन अगर एंटीरियर वॉल को अच्छे से नहीं फिक्स किए, मेयोनीज वाले ऑपरेशन में एंटीरियर वॉल को अच्छे से नहीं फिक्स किए, तो अब तो ये तो गया, ये तो जा चुका है, हिस्टेक्टोमी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ पर जो ब्लैडर सिर्फ नहीं है, ब्लैडर के बाद ये नॉर्मल से बात है ना, कि वो जो सर्विक्स वाला जो सेक्शन है वहीं से, तो उसी के ऊपर इतना यूरेथ्रा भी है। तो ये अगर बंद कर दिया, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर एक दीवार दे दिया, यहाँ से तो वो यूरेटर तो है ही, यूरेटर जो ब्लैडर से यूरेटर होके तो यूरिन तो निकलेगा ही ना इस जगह से। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि उस टाइम पे जस्ट बिकॉज कि एंटीरियर वॉल अच्छे से बना नहीं, उसके वजह से यहाँ पर उसको ये फोर्स क्रिएट कर रहा है। रुक, मैं भी भूल गया क्या पढ़ा था। हाँ, वही कि ये प्रोलैप्स हो रहा है, वही कि ये एंटीरियर वॉल अच्छे से ना होने के वजह से यहाँ पर ये प्रोलैप्स कर रहा है। और प्रोलैप्स करने के वजह से ये जो था ना, ये प्रोलैप्स में ये नॉर्मली होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये रहता है, यूटेरस होता है। तो ये यूटेरस जो है वो इसको ऐसे सीधा करके रखता है। लेकिन अब जस्ट बिकॉज कि यूट्रस गायब हो चुका है, तो फोर्स के वजह से और प्रोलैप्स हो गया ना, तो प्रोलैप्स के वजह से, ग्रेविटी की वजह से और एंटीरियर वॉल ना होने के वजह से ये सीधा नीचे गिरता है। और नीचे गिर के वो ऐसा सीधा हो जाता है, क्योंकि ये तो ऐसे सीधा ही है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये ऐसे टेढ़ा था जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर दो चीज़ें थी, एक था एंटीरियर वॉल और एक था यूटेरस। लेकिन अब यूटेरस भी नहीं है और एंटीरियर वॉल भी ढंग से नहीं किया, तो ये चीज़ घूम जाएगा। तो ये देख, यूरेथ्रा देखना, ऐसे ऐसा ऐसा, तो ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा आने से सीधा हो जाएगा। सीधा होने से फिर वो जैसे मैंने बोला था, हंसने से और कफिंग से निकलने लगते हैं। तो यही चीज़ है कि इम्प्रॉपर एंटीरियर वॉल का रिपेयर अगर किया तो वो यूरेथ्रा का प्रोलैप्स कर देगा, लीडिंग टू स्ट्रेटनिंग ऑफ द यूरेथ्रो वल्वुलर एंगल, पता नहीं, जो 110 डिग्री जो था। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ऑकर आफ्टर हिस्टेक्टोमी। ये हिस्टेक्टोमी वो हिस्टेक्टोमी नहीं है, ये मेयो वाला हिस्टेक्टोमी नहीं बोल रहा है, ये नॉर्मल हिस्टेक्टोमी बोल रहा है कि नॉर्मल जो हिस्टेक्टोमी होता है उसमें भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर एंटीरियर वॉल रिपेयर कॉजिंग यूरेथ्रल प्रोलैप्स। ये तो मेयोनीज वाला है, प्लस नॉर्मल में भी होता है, दोनों में होता है। फिर दूसरा है एक फोर्थिल रिपेयर। फोर्थिल रिपेयर में कुछ पढ़ना नहीं है, बस फोर्थिल रिपेयर में याद रख कि जैसे मेयोनीज ऑपरेशन जो था, मेयो ऑपरेशन जो था, बार बार मेयोनीज क्यों बोल रहा हूँ, मेयो ऑपरेशन जो था वो एल्डरली वुमेन में था, वैसे ही जो है अगर क्वेश्चन आए कि यंगर वुमेन में क्या करते हैं, ये अगर क्वेश्चन रहे तो उसमें अपन बोलेंगे फोर्थली, नहीं तो मैनचेस्टर रिपेयर, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी ये जो लिखा है ना फोर्थली स्टिच वच, वो सब कुछ नहीं पूछते। तीसरा हो गया स्लिंग सर्जरी। स्लिंग सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, सिडोकर। सिडोकर में इसलिए क्योंकि इसमें ना ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन के हिसाब से डिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्लिंग ऑपरेशन वगैरह। तो ऐसे टाई इन द इंटीरियर, टाई इन द इंटीरियर, और फिर एक पोस्टीरियर, ऐसा लिख देंगे। फिर एक लिख देंगे रेक्टस सीट। तो हमको पता है कि रेक्टस सीट जो है वो खन्ना, मतलब ये भी याद रखना होगा अपने को रेक्टस सीट, बट ये चीज़ मोस्टली याद रखना होगा कि एंटीरियर एंटीरियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एंटीरियर की जगह बस पोस्टीरियर ही चेंज करते हैं वो लोग, और वो चीज़ अपने को चूज द फॉल्स आउट निकालना है।
स्ट्रेस, अरे यार कितनी बार स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रहेगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सेम चीज़। कैन ओकर इन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजिनल हिस्टेक्टोमी ड्यू टू इम्प्रॉपर एंटीरियर कॉल्पोपेरी, मतलब वो एंटीरियर वॉल के रिपेयर के लिए। कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ 2 से 3 हफ्ता आफ्टर हिस्टेक्टोमी, क्योंकि 2 से 3 हफ्ता वो ग्रेविटी को लगता है उसको प्रोलैप्स करने में। सर्जिकल मैनेजमेंट में 4 है, 5 है जो किसी काम का नहीं है, भाड़ में जाए। हो गया, बाप रे। इन व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ P4L3A1, मतलब अबॉर्शन उसको एक बार हुआ है, बच्चे उसके 3 लाइव हैं और 4 बार वो टोटल प्रेग्नेंट हुई है। ऑब्वियसली 4 बार प्रेग्नेंट हुई, 3 लाइव है, 1 अबॉर्शन है। ठीक है, मतलब ये मल्टीपरस काइंड ऑफ मल्टीपरस इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये है यूटेरो सर्वाइकल प्रोलैप्स। ठीक है, वो तो समझ में आ गया, प्रोलैप्स है। ठीक है, वेजिनल सेल सिस्ट नहीं है, सर्वाइकल प्रोलैप्स नहीं है, तो चल ठीक है, वो तो पता है। कौन सा स्टेज है, स्टेज बता। 4। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिया था मैंने बोलने के लिए मन में, अगर बोला तो सही है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं। स्टेज 4 है। क्यों स्टेज 4? इसलिए क्योंकि देखना, नॉर्मल सर्विक्स जो है ना, नॉर्मल सर्विक्स जो है वो इतना इतना ही रहेगा। इसमें देख कितना बड़ा है, तो ये सर्विक्स के साथ साथ यूट्रस भी निकला है। 55-year-old मल्टीग्रेविडा, ओके मल्टीग्रेविडा है, हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट मिक्चूरिंग ड्यूरिंग कफिंग लाफिंग सीजनिंग नहीं है, स्नीजिंग डायग्नोसिस। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो अपने अपन ने पढ़ा था। इसमें देख अर्ज इनकॉन्टिनेंस, न्यूरोलॉजिक ब्लैडर, ये सब भी चीज़ें हैं, बट नहीं है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस पर अपन को डाउट होगा, लेकिन डाउट नहीं करना है, स्ट्रेस है, खत्म बात। स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। 60-year-old वुमेन कम विद 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। थर्ड डिग्री मतलब बता जल्दी, मतलब सर्विक्स, ओनली सर्विक्स। क्योंकि 2nd डिग्री में क्या था, सर्विक्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे दरवाजे पे था, और 1st डिग्री में सर्विक्स थोड़ा सा था, और 4th डिग्री में पूरा का पूरा बॉडी, जैसे ये। तो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट क्या होगा इसका, नॉर्मल सी बात है, 3rd डिग्री, हाँ मतलब कि सर्विक्स भी निकला हुआ है, तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करेंगे, क्योंकि सर्विक्स ऑलरेडी निकल चुका था, सर्विक्स को वापस नहीं डाल सकते कि हाँ जाओ वापस जाओ, काटना ही पड़ेगा। तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर, सिर्फ पेल्विक फ्लोर रिपेयर नहीं करेंगे। ओके, पेसरी जो था वो किसका था, वो था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का, वो जो फोटो दिखाया था जिसमें वाइट कलर का एक डाला हुआ था। और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन क्या है, ये जब मेयो ऑपरेशन जो अगर गलत हो गया, मेयो ऑपरेशन को ठीक करने के लिए सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करते हैं। सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन लिखा हुआ होगा, ये वॉल्ट प्रोलैप्स ट्रीटमेंट सेक्रोस्पाइनक्सी, या ये तो वही है सेक्रोस्पाइनस, मतलब मेयो ऑपरेशन अगर ख़राब हो गया तो सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करेंगे। ये फिस्टूला, हाँ ये फिस्टूला का ना एक वीडियो है, कुछ 15 मिनट का वीडियो है, 15 या 20 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो देख लेना, हो जाएगा। यूट्यूब में वीडियो है, ये सर का भी वीडियो कुछ आधे घंटे का ही है। बस इतना ही था ये, मिलते हैं